एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द K3 नंदन अकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका चलेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ऊपर, मतलब कि मूलभूत ढांचा जो होता है उसके सिद्धांत के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये कहता है कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड एंड वायलेटेड अंडर आर्टिकल 368। तो हम इससे पहले क्लास पढ़ चुके हैं आर्टिकल 368 पर अमेंडमेंट्स की वहाँ पे बात होती है। किसकी बात होती है वहाँ पे? अमेंडमेंट्स की वहाँ पे बात होती है, संशोधन की वहाँ पे बात होती है। तो ये जो पूरी डिबेट रहेगी वो किसके ऊपर रहेगी? वो रहेगी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बीच में। देखिए इसमें क्या हुआ था, आपका जो पार्लियामेंट थी वो क्या चाहती कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके बेसिक अधिकार हैं आपके, ठीक है, मूल अधिकार हैं, वो उस पर अपना जो है आधिपत्य चाह रही थी, उस पर अपने अथॉरिटी चाह रही थी। पार्लियामेंट चाह रहा था कि फंडामेंटल राइट्स को वो जैसे चाहे उसको वैसे ख़त्म कर सकता है या फिर उसको अमेंडमेंट कर सके। तो पार्लियामेंट की इंटेंशन ये थी, बट सुप्रीम कोर्ट क्या था, एज द एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्ट कर रहा था, जैसे गार्जियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट्स को बचा रहा था। ठीक है, जो भी आपकी लीगल इंटरप्रिटेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरी जो आपकी डिबेट है आपकी वो इसी पे है कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी आपको ख़त्म कर सकता है या फिर इसको कम कर सकता है या फिर नहीं। तो ये पूरी डिबेट इसमें यही रहेगी कि कभी पार्लियामेंट का पलड़ा भारी होगा, कभी सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट वहाँ पे उसका पलड़ा भारी रहेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसको समझते हैं ईजी वे में। ठीक है, तो इसको समझने से पहले, इस डिबेट को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। आर्टिकल 13 की हम बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 में हम 3 क्लॉज देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला, दूसरा और तीसरे का ए। तो जो आर्टिकल 13 का 3 का ए है वो क्या बताता है? वो लॉ की डेफिनेशन बताता है, विधि की परिभाषा बताता है। ठीक है, अब लॉ की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, लॉ की डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्लॉज 1 और 2 के लिए। अब क्लॉज 1 एंड 2 क्या कहता है उसको समझते हैं शॉर्ट में। ये एक लाइन है जब आपका संविधान क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। वो डेट क्या थी? 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि इस तारीख से पहले कई सारे लॉ, विधि जो थी वो क्या थी, वो जो है लागू हो रखी थी। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि इस तारीख से बाद वही विधियां लागू होती रहेंगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेंगी। किसको वायलेट नहीं करेंगी? फंडामेंटल राइट्स को, जो हमारा मूल अधिकार है, पार्ट 3 में दे रखा है। ठीक है, तो अगर उनकी शक्ति को अगर कम करता है, कोई भी विधि कम करती है या फिर उनको ख़त्म करती है फंडामेंटल राइट्स को, तो ऐसी विधि क्या होगी, वो विधि वहीं पर ही रुक जाएगी, वो आगे लागू नहीं होगी। ये आपका क्लॉज 1 कहता है 13(1) का। क्या कहता है? कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करेगा या फिर उसकी शक्ति को कम करेगा, ठीक है, तो वो आपका जो है आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, और क्लॉज 2 क्या कहता है इसमें कि इस तारीख के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करेगा, जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी शक्तियों को कम करेगा या फिर ख़त्म करेगा। अगर ऐसा करता है तो ऐसी विधि या फिर ऐसा कानून क्या हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ये आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है, 2 कहता है। तो ये क्या कहता है? कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट से टकराएगा वो वहीं पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, पहला क्लॉज बात करता है इस तारीख से पहले वाले लॉ के लिए, और सेकंड क्लॉज कहता है कि इस तारीख के बाद अगर कोई भी अगर लागू होता है तो उसके लिए। ये सब किसको लेके कहा जा रहा है? लॉ को कह के कहा जा रहा है। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जो आर्टिकल 13(3)(a) में लॉ की परिभाषा दे रखी है, विधि की परिभाषा दे रखी है, उसमें क्या कह रखा है? उसमें रूल्स, बाई लॉज, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, यूसेज, कस्टम्स, ये सब इसमें बात कर रखी है। बट वहाँ पे एक शब्द वहाँ पे नहीं है, वो कौन सा है? वो है आपका अमेंडमेंट या फिर संशोधन। तो यहीं पे पूरी डिबेट बन जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट क्या कर रही थी, पार्लियामेंट चाहती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अपने अंडर ले ले, कि वो जैसे चाहे उसको ख़त्म कर सकता है। आपके बोलने की, जो आपका बोलने का अधिकार है, आपके जीने का अधिकार है, या फिर आपके कोई भी आपका अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो अधिकार है,
तो वो सब खत्म कर सके या फिर उसको अपने कंट्रोल में ले सके, जब चाहे वो खत्म कर सके, जब चाहे उसको लगा सके। तो पार्लियामेंट की इंटेंशन क्या थी, वो उसको अपने कब्जे में लेने की थी। ठीक है, अब पार्लियामेंट कब्जे में कैसे ले, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड 2 तो मना करता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी कि वो जो है फंडामेंटल राइट्स को खत्म करे। तो पार्लियामेंट ने कहा कि भाई देखो, लॉ की डेफिनेशन में जो है ये अमेंडमेंट वर्ड नहीं है, संशोधन का शब्द नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करें कि पहले कोई लॉ पास कर दें, फिर उसमें अमेंडमेंट करके, ठीक है, संशोधन करके क्या करें, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दें। क्योंकि ये तो लॉ को मना करता है ना, हम तो संशोधन कर रहे हैं। तो शब्दों का खेल यहाँ पे पार्लियामेंट ने खेलना चाहा कि हम तो अमेंडमेंट करके शक्ति को खत्म करेंगे, हम जो है लॉ की हम बात यहाँ पे करेंगे ही नहीं। तो यही सारा इसमें पूरी डिबेट रहेगी इसमें, तो समझते हैं इसको। ठीक है, ये बेसिक था समझने के लिए। अब समझते हैं जो शुरुआत होती है इसकी, वो होती है शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1951 का केस है। ठीक है, 1950 में संविधान लागू हुआ, अगले ही साल इन्होंने क्या करा, संशोधन कर दिया। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में अमेंडमेंट कर दिया। अब इस संशोधन में क्या हुआ, इस संशोधन में क्या हुआ, इन्होंने दो आर्टिकल जोड़े, आर्टिकल 13(1)A एंड 13(1)B जोड़ा। ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे, ये जो आपका 13 क्लॉज 2 था, ये इसका उल्लंघन कर रहे थे, इसका वायलेशन कर रहे थे। और इसी बात पे क्या हुआ, इस संशोधन को क्या कर दिया, वहां पे चैलेंज कर दिया, कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि ये जो संशोधन है वो क्या कर रहा है, वो हमारे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का वायलेशन कर रहा है। अब इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर ऑफ अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेन इन आर्टिकल 368। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि जो संशोधन करने की शक्ति है वो कहाँ पर है, वो आपका आर्टिकल 368 में है। ठीक है, और जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें आपका अमेंडमेंट शब्द नहीं आता है, कि लॉ की परिभाषा में, विधि की परिभाषा में आपका अमेंडमेंट नहीं आता है। ठीक है, लॉ अलग है, अमेंडमेंट अलग है, कि जो आर्टिकल 13 है वो आपका लॉ को मना करता है, अमेंडमेंट को मना नहीं करता है। तो यहाँ पे जो जजमेंट था किसके फेवर में गया, वो पार्लियामेंट के फेवर में गया। पार्लियामेंट चाहे तो अमेंडमेंट करके किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकती थी या फिर उसमें चेंज कर सकती थी। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट है वो क्या है, वो आपका वैलिड है। क्या है वो है वैलिड, उसको वैध का करार दिया गया है इसको। ठीक है, तो शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में क्या कहा गया कि लॉ और अमेंडमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आपका वैलिड रहेगा, वैध रहेगा, भले ही वो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म करता है, फिर उसको कम करता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसमें भी सेम ही सिचुएशन थी, बट इसमें क्या था, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे चैलेंज किया गया था। और इस वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया लॉ और अमेंडमेंट अलग अलग है, लॉ अलग है, अमेंडमेंट अलग है। तो पार्लियामेंट चाहे तो अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स की शक्ति को कम कर सकती है। ठीक है, और इसने क्या कहा कि जो फर्स्ट 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी क्या है, वैलिड है, वो क्या है, वैध है। तो जो आपका सज्जन सिंह वाले केस में कहा गया था वही आपका वो आपका शंकर प्रसाद वाले केस में कहा गया था, वही आपका सज्जन सिंह वाले केस में कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, अब देखिए जो हमारे अभी तक के जो हमारे केस हुए हैं, जो हमारा शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले केस में हुआ था, हेल्ड हुआ था, वहां पे क्या कहा गया था कि लॉ की परिभाषा में अमेंडमेंट नहीं आता है। बट इस केस में क्या गया, जो प्रीवियस जजमेंट थे उसको पलट दिया। इस केस में कहा कि भैया लॉ की परिभाषा में अमेंडमेंट आता है। ठीक है, अब आप जो है अमेंडमेंट करके किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जजमेंट किसके फेवर में आया, वो आपके फंडामेंटल राइट्स के फेवर में आया, पीपल्स के फेवर में आया। ठीक है, इसमें जज कौन थे, चीफ जस्टिस कोका सुब्बाराव इसमें चीफ जस्टिस थे इस केस में। अब देखते क्या कहता है, द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 17 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 17वां, उसको फिर से चैलेंज किया गया इस वाले केस में, गोलकनाथ वाले केस में। ठीक है, जिसमें क्या था, विच इंसल्ट सर्टेन एक्ट्स इन 9th शेड्यूल वाज अगेंस्ट चैलेंज। तो इसमें क्या था, कुछ एक्ट जो थे वो 9th शेड्यूल में क्या किया गया, वहां पे डाले गए। अब 9th शेड्यूल क्या कहता है कि इसके अंदर जो भी एक्ट है
भले ही वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हो तो वो उस बिहाफ पे वॉइड नहीं होंगे, वो वहाँ पे बने रहेंगे। तो पार्लियामेंट ने क्या करा कि जो ऐसे ऐसे एक्ट थे उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया और कोशिश करी कि फंडामेंटल राइट्स को कम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल द जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस। तो जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाला केस था उसमें जो जजमेंट आया था, क्या आया था कि लॉ और अमेंडमेंट दोनों अलग अलग है, इसको पलट दिया और क्या कहा कि लॉ और अमेंडमेंट एक ही है, लॉ में ही अमेंडमेंट आएगा। अब पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके जो है लॉ में मतलब फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकती। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अमेंडमेंट पावर है पार्लियामेंट की वो कहाँ से आती है, आर्टिकल 245, 246 और 248 से आती है, ना कि आर्टिकल 368 से आती है। ठीक है, जो संशोधन करने की शक्ति है वो कहाँ से आ रही है, वो आर्टिकल 245, 246 और 248 से आ रही है, ना कि 368 से आ रही है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किससे डील करता है, वो प्रोसीजर से डील करता है। अगर आपने संशोधन वाला अमेंडमेंट वाला क्लास ली होगी आपने, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि उसमें हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरऑफ। तो वहाँ पे पार्लियामेंट, वहाँ पे पावर की बात बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, उससे पहले क्या था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर की ही हेडिंग वहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, एक तो ये वाली बात की कोर्ट ने कि जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है, वो 245, 246 और 248 आर्टिकल से आ रही है, ना कि 368 में। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तरीका पता रखा है कि कैसे आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ देखो बात की गई कि जो लॉ है, लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आएगा और उससे आप पार्ट 3 जो है वहाँ पे उसमें ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए जो 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो वाला पार्ट वहाँ पे वाइड कर दिया। ठीक है, ये आपका गोलकनाथ वाले केस में आपका ये वाला मैटर आया था। इसमें एक और बात आई थी, वो थी आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इसी केस में एक और चीज निकल के आई, कौन सी, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ये क्या कहता है कि जजमेंट सपोज इस डेट में आया, ठीक है, कब आया, 1971 में क्या हुआ, जजमेंट आया। तो कोर्ट ने कहा इससे पहले जो भी संशोधन आ गए हैं ऐसे, कैसे संशोधन, जो कि फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रहे थे, उनकी शक्तियों को कम कर रहे थे, तो जो पहले हो गया उसको चलो लागू रहने दो, ठीक है, हम उसको नहीं छेड़ लें। बट इस तारीख से बाद अगर कोई संशोधन आता है और वो फंडामेंटल राइट्स की शक्ति को कम करता है तो हम उसको वाइड कर देंगे। ये प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग कहता है कि आज की तारीख से जो पहले, जो जजमेंट की तारीख से जो पहले के जो संशोधन थे वो बने रहेंगे। इसका जो इस केस का जो प्रभाव होगा वो इस जजमेंट से बाद वाले अमेंडमेंट्स पे पड़ेगा, ये गोलकनाथ वाले केस में कहा गया था। तो यहाँ पे जजमेंट किसके फेवर में आया, यहाँ पे फेवर में आया कहीं ना कहीं पीपल्स के फेवर में आया। ठीक है, अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग बात पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग आवर डिसीजन विल हैव ओनली प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। ठीक है, तो जो जजमेंट का जो प्रभाव होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब कि आने वाले संशोधन पे होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड द 17th अमेंडमेंट जो है वो बने रहेंगे, भले ही वो क्या करते हो, फंडामेंटल राइट्स की शक्ति को कम करते हो। ठीक है, और वो वैलिड रहेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही गई थी। एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एंड वॉयलेट्स फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही वाली बात है कि अब जो है पार्लियामेंट क्या है, अमेंडमेंट करके जो है फंडामेंटल राइट्स की शक्ति को कम नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाली बात इसमें कही गई थी। ठीक है, आगे अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, पहले जो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने की शक्ति किसके फेवर में आ रही थी, पार्लियामेंट के फेवर में आ रही थी, शंकरी प्रसाद वाले केस में और सज्जन सिंह वाले केस में। बट गोलकनाथ में वो कहाँ चली गई, वो चली गई पीपल्स के फेवर में, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में। ठीक है, अब पार्लियामेंट यहाँ पे परेशान, अब पार्लियामेंट करेगी कि हमारे पास तो हमारी शक्ति तुम्हारे हाथ से निकल गई, अब हम क्या करें, फंडामेंटल राइट्स को कैसे अपने जो है आधिपत्य में ले, अपने कब्जे में ले। ठीक है, अब इसके लिए पार्लियामेंट ने एक चाल चली, इसने कहा चलो एक संशोधन कर देते हैं। ठीक है, ये तो कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है ना, तो एक काम करते हैं हम साफ साफ लिख देते हैं जिससे कि कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को हम पलट सकें, हम जजमेंट को पलट सकें। तो इन्होंने क्या करा, पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 लिया है। ठीक है, ध्यान देना कि जो गोलकनाथ का केस था कब का था, 1971 था। जैसे पार्लियामेंट के हाथ से शक्ति गई, पार्लियामेंट ने तुरंत एक अमेंडमेंट निकाल दिया, एक काम करते हैं इनकी जो है जो शक्ति को वापस लेते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ दिया। ठीक है, अब आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, क्या लिख दिया कि 13 में कुछ भी लिखा हुआ हो वो आपका 368 पर लागू नहीं होगा। ठीक है, 13 में क्या कहता कि कोई भी लॉ नहीं बनाएगा। ठीक है, और गोरखनाथ वाले केस में क्या गया कि गोरखनाथ वाले केस में क्या कहा गया कि लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आएगा। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 13 कह रहा था और गोरखनाथ का केस कह रहा था। अब 13 क्लॉज 4 में जोड़ के क्या कह दिया कि ये जो भी बातें हैं ना ये हमारे 368 मतलब कि अमेंडमेंट पे लागू नहीं होगी। हम चाहे तो अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को हम कम कर सकते हैं, उनकी शक्ति को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात ही। और गोलकनाथ वाले केस में एक और बात की गई थी कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंडमेंट करने की वो आपकी कहाँ से आ रही है, आर्टिकल 245, 246 एंड 248 से निकल कर आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने उस बात को भी खत्म करते हुए एक और संशोधन कर दिया इसी में कि जो आर्टिकल 368 की हेडिंग थी पावर ऑफ अमेंडमेंट की जो थी वहाँ पे वो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट का था, वहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने पावर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे जोड़ दिया कि कह दिया कि आर्टिकल 368 में ही पावर है, 368 में ही प्रोसीजर है। तो क्या कर दिया इन्होंने पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, ये इन्होंने हेडिंग चेंज कर दी। इससे पहले क्या थी, इससे पहले थी प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले आर्टिकल 368 सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर की बात कर रहा था। इन्होंने ये चाल चली इन्होंने पार्लियामेंट ने कि पहले तो शक्ति को 368 में ही दिखा दिया, फिर कहा कि जो आर्टिकल 13 में कुछ भी कहते रहो तुम कि लॉ में अमेंडमेंट है या नहीं है, तुम हम पे कुछ भी करो, हम तो भैया अमेंडमेंट करके ख़त्म कर देंगे फंडामेंटल राइट्स को, हम उसकी शक्ति को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है चाल चली। अब क्या हो गया, किसके फेवर में गया ये सब गया किसके फेवर में, ये गया पार्लियामेंट के फेवर में। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दुविधा पड़ गई कि फंडामेंटल राइट्स फिर खतरे में आ गए। तो अब क्या हुआ, ये जो संशोधन था इसको ही कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कौन से केस में, केशवानंद भारती केस में। काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है, समझते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में क्या किया गया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया कि भैया ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इस संशोधन को कर दो खत्म। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है ना ये क्या है, ये वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, किसके फेवर में जजमेंट दिया, पार्लियामेंट के फेवर में जजमेंट दिया। अब पार्लियामेंट खुश कि हमारे फेवर में जजमेंट आ गया कि अब हम संशोधन करके कुछ भी कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि इनके ऊपर एक अंकुश लगा दिया, एक लिमिट लगा दी। वो लगा दी कौन सी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्राइन, जिसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, ये जो संशोधन है वो वैलिड है, पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है, उसमें उसकी शक्ति को कम कर सकती है, परंतु वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेगी। जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसको नहीं छेड़ेगी, इसको ना छेड़ते हुए आप जो चाहे संशोधन कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, कहने को तो फेवर में किससे गया, पार्लियामेंट का गया। अब पार्लियामेंट कोई भी संशोधन करेगी, सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तुम्हारा संशोधन खत्म। पार्लियामेंट फिर से कोई अमेंडमेंट करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट फिर कह देगा कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो भैया तुम्हारा संशोधन खत्म। ठीक है, कहने को शक्ति तो पार्लियामेंट को दे दी, बट उस पर कंट्रोल किसका है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के नाम पे। ठीक है, अब पार्लियामेंट कोई भी संशोधन करेगी, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करेगी तो क्या होगा, वो वहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब पार्लियामेंट के फेवर में है, बट उनके ऊपर एक लिमिटेशन लगा दी। अब पार्लियामेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती संशोधन करते हुए। अब पार्लियामेंट परेशान कि अब हम पे तो बेसिक स्ट्रक्चर की हमारे पर लाइबिलिटी लग गई है कि हम इसको नहीं छेड़ सकते, तो अब इसको क्या करें। तो पार्लियामेंट ने क्या करा, इसने अपना अगला पैतरा चलाया, वो था उसका संशोधन का एक और। ठीक है, वो संशोधन क्या था, वो था इनका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो इन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, उन्होंने आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ये दोनों जोड़े। ठीक है, आर्टिकल 368 क्लॉज 4 क्या कहता है, नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3rd मेड इन or purporting to have been made under this article whether before or after the commencement of the constitution 42nd amendment
shall be called in question in any court on any grounds. और फिफ्थ कहता है for the removal of doubt it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of parliament to amend by the way of adding variation repeal of the provision of this constitution under this act. ठीक है, तो अगर हम केशवानंद भारती वाले केस की हम बात करते हैं अगर हम, तो क्या था वहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर थी क्या करने की, अमेंड करने की, बट उसके ऊपर क्या था, एक लायबिलिटी थी, वो थी बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, अब क्या होता है, अमेंडमेंट को चैलेंज करते हैं, क्या करते हैं हम, चैलेंज कैसे किया जाता है कि हम कोर्ट जाते हैं, हम कोर्ट में कहते हैं कि भैया ये संविधान संशोधन क्या है, ये गलत है, इसका जो है इसको शून्य कर देना चाहिए. ठीक है, तो पार्लियामेंट ने क्या करा, फोर्थ क्लोज होता 368 का फोर्थ क्लोज था, उसमें क्या करा, सबसे पहले लोगों को रोका कोर्ट जाने के लिए कि जो हमने अमेंडमेंट निकाला है सबसे पहले इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं करोगे. अब हम आपके चाहे जीने के अधिकार को ख़त्म कर दें, आप कोर्ट के पास नहीं जाओगे कि हमारे जीने के अधिकार को ख़त्म कर दिया, हमारे फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दिए. ठीक है, सबसे पहले क्या करा इन्होंने, पहला काम ये करा, इन्होंने लोगों को कोर्ट जाने से रोका कि तुम कोर्ट चले जाओ, कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगी. ठीक है, पहला काम ये करा. दूसरा काम ये करा कि जो ऊपर जो लायबिलिटी थी, जो उनके ऊपर एक अंकुश लगा हुआ था, लिमिट लगी हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर की, इन्होंने फिर इसको भी हटा दिया. क्या क्या 368 क्लोज 5 में क्या कहा कि नो लिमिटेशन, कि भैया हमारी शक्ति है अमेंडमेंट करने की, तुम उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाओगे. बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये वाले डॉक्टर क्या है यहाँ पे इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी. दूसरा काम इन्होंने ये किया. ठीक है, तो पहला काम क्या किया कि लोगों को कोर्ट जाने से रोका कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जाओगे तो संशोधन चैलेंज नहीं होगा, चैलेंज नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य नहीं कर पाएगा. ठीक है, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले लगा रखी है तलवार ऊपर, कौन सी, बेसिक स्ट्रक्चर की, कि अगर तुम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करोगे तो हम आपका संविधान संशोधन शून्य कर देंगे. तो उन्होंने उस जिम्मेदारी को भी हटा दिया, क्या कि बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती हमारे लिए संशोधन के लिए, तो हम इसको नहीं मानेंगे. तो ये करके क्या करा, पार्लियामेंट ने एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में ले ली फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की. ठीक है, अब यहाँ पे फेवर में किससे गया, पार्लियामेंट के फेवर में है 42nd अमेंडमेंट, और जो लोग हैं हमारे जनता है उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है. अब पार्लियामेंट कह देगी कि भैया जो भी लोग हैं उनको मार दो. ठीक है, वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, इस संविधान संशोधन को ही चैलेंज कर दिया कि तुम करते रहो ये सब 1 2 करते रहो, हम इसको ही चैलेंज कर देंगे. 42nd को भी किस में चैलेंज कर दिया, मिनर्वा वाले केस में इसको चैलेंज कर दिया गया. मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही चैलेंज कर दिया. और इसमें जो है क्या कहा उसने, कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और तुम ऐसा करके 42nd अमेंडमेंट से आप क्या कर रहे हो, बेसिक जो जुडिशियल रिव्यू है आप उसको ख़त्म कर रहे हो. अब जुडिशियल रिव्यू खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही लॉ है कौन सा गलत लॉ है. तो तुम बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हो, तो ऐसा संविधान संशोधन किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या करा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया, और ये खत्म हो गया. ठीक है, तो जो आपके 42nd अमेंडमेंट से जो आपके आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जुड़े गए थे, ये क्या कर दिया, ये कोर्ट ने खत्म कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपके नहीं चलेंगे. तो स्थिति क्या है अब स्थिति वही है कि आप चाहो तो संशोधन कर लो बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे. ठीक है, ये इस वाले केस में निकल के आया था. ठीक है, कंक्लूजन आपका ये रहता है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और वॉलेटेड थ्रू अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 एंड बाय सच लॉ which is intended to give effect of the directive principles of the state contained in article 39B and 39C. ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है आता है, जिक्र आता है इसका DPSP का. ठीक है, अभी इसको आप छोड़ दीजिए, जब आप सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड में पढ़ेंगे आप फंडामेंटल राइट्स और DPSP, तब हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से. वहाँ पे भी एक स्टोरी चलती है छोटी सी, इसी टाइप की डिबेट चलती है. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल आता है कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है और उसकी शक्ति को कम कर सकती है, बट उस पर एक जो क्या लगाया, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी दे दी कि आप संशोधन कर लो बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे. ठीक है, कंक्लूजन ये निकल के आता है, और यही है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर.
इस पर आपका क्वेश्चन बन जाता है शॉर्ट नोट में या फिर लॉन्ग में बन सकता है आपका। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यही कहता है आपका कि इन केशवन भारती केस इट वाज हेल्ड दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो केशवन भारती वाला केस काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन निकल के आया था। कोर्ट ने क्या कहा था कि आप संशोधन कर लो फंडामेंटल राइट्स में या पार्ट 3 में संशोधन कर लो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते। Although the judge has accumulated certain essentials of basic structure of constitution, but they also made clear that they are only illustrative and not exhaustive। तो कोर्ट ने कई बार क्या कहा, लिस्ट दी है या फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, क्या क्या स्ट्रक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है, बट वो क्या है एक तरह से इलस्ट्रेटिव है, एक्सटेंसिव नहीं है कि मतलब एक तरह से उदाहरण के तौर पर दी गई है, वो जो है पत्थर की लकीर नहीं है, हम उसको बदल सकते हैं। ठीक है, दे विल बी डिटरमाइंड ओनली बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ ईच केस। तो वो जो लिस्ट है वो कैसे डिटरमाइंड होगी, वो हर केस के फैक्ट को देखते हुए वहाँ पे देखी जाएगी कि कहीं ऐसा करने से कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा उस केस में, तो वो देखा जाता है। द पार्लियामेंट हैज़ वाइड पावर ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन and it extend all article, but amending power is not ultimate and does not include power to destroy abrogate basic structure। ठीक है, तो वही बात है कि आर्टिकल 316 में अमेंडमेंट की पावर है, बट आप उससे बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, The basic structure of constitution was built on the basic foundation such that freedom and dignity of individual। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया था, ताकि जो है फ्रीडम और डिग्निटी जो है बनी रहे संविधान की भी और लोगों की भी। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। तो कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कोशिश की गई थी कोर्ट की तरफ से कि इसको हम बता दें कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपका हमेशा ही सुपीरियर रहेगा, ठीक है, सर्वोपरि रहेगा। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी ऑफ कंट्री। ठीक है, तो जो आपकी डेमोक्रेटिक जो आपका स्ट्रक्चर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपका बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप संविधान में संशोधन करके आप उसको जो है तानाशाही उसमें संविधान में आप बदल सकें। ठीक है, आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ोगे। सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सेकुलर है, जो आपका पंथ निरपेक्ष जो आपका विचारधारा है, और जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब कि जो सेंटर और स्टेट में जो शक्तियों का बंटवारा है वो आपका बना रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो तीन बॉडी हैं आपकी गवर्नमेंट की, जो आपकी लेजिस्लेचर होगी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा या फिर इंडिपेंडेंट ये इसमें रहेंगे। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो जो नेशन की जो यूनिटी है, एकत्रता है, और जिसकी इंटीग्रिटी है वो उसमें यहाँ पे बनी रहेगी, वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो जो बैलेंस है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में जो बैलेंस है वो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आपका आता है। एक इसमें लैंडमार्क जजमेंट आता है, वो आपका है IR कोयलो डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या कहा गया था कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज परमिसिबल सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन लेड आउट इन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी एक बात कही गई थी कि जो है अमेंडमेंट परमिसिबल है, ठीक है, बट वो किससे लिमिटेड है, वो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से लिमिटेड है। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर को डॉक्ट्राइन को आप छेड़े बिना आप जो है उसमें संशोधन कर सकते हो। तो ये पूरा आपका बेसिक स्ट्रक्चर का आपका ये पूरी क्लास थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।